जय महाराष्ट्र पब्लिक। आप सबका स्वागत है आज के इस वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग चीजों के बारे में जो सबको डर लगता है। ओके, मेरा नाम है नीलेश सर और आप सामने हम पेश करने वाले हैं एक अनोखी सीरीज जिसे कहते हैं एक्सरसाइज सीरीज। ओके, क्योंकि हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड 2027 का जो मिशन हम यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं, उन सब के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज या फिर क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि वो करने चाहिए थे। अभी तक हमने चैप्टर्स कर लिए, आप सबको बातें पता है ना। चैप्टर्स में हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए, बहुत सारे नोटेबल स्कॉलर्स को हमने देख लिया। तो हिस्ट्री के पहले इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है वो आज यहाँ पे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट तरीके से आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या आप सभी लोग यहाँ पे रेडी हो? ओके, आई नो दैट यू ऑल पीपल आर वेरी मच रेडी बिकॉज ऑलरेडी रेस लग चुकी है, ऑलरेडी हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू कि जरा इसके ऊपर फोकस करो कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आपके सामने तो आप सबको तो बात पता है कि ये प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेक्चर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए जो बैचेस हम आपके सबके लिए ला रहे हैं, उसमें सबसे बढ़िया बैच जो आ रही है क्लास 10th के लिए वो है स्कॉलर बैच। देखो, पढ़ाई तो करनी, लेकिन इससे भी डिटेल में जाके पढ़ाई करना काफी इंपॉर्टेंट वाली बात होती है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू कि इसके ऊपर जरा फोकस कीजिएगा। प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन आपको जो मिल रहा है इस पर्टिकुलर बैच का, वो आपको मिल रहा है सिर्फ 2999 में, जो काफी कम है। मतलब मार्केट में कहीं पर भी आपको ऐसी तरह की बैच जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर होते हो, जिसमें हर एक सब्जेक्ट कवर होता हो, वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर बता दो आपको, तो ये स्कॉलर बैच में आना बनता है जिनको 10th की प्रिपरेशन करनी है। ऑल द पीपल दे नीड टू ग्रैब दिस पर्टिकुलर चांस अ लॉट। एंड ये है अपना प्राइम कॉम्बो जिसमें आपको मिल रहा है ना 3599 में आपको मिल रहा है। और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें आपको मिलेंगे 4 बुक्स, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीजें क्या है आपके लिए। ओ भाई, ये है आपकी 9th के लिए बैच। तो 9th के जो भी आपने अपने भाई बहन है या फिर आपके नजदीक कोई भी ये लोग है, उन्हें बता दो कि ये 9th की बैच ऑलरेडी आ चुकी है, लर्नर्स बैच, और वो भी सिर्फ 2500 में। मतलब क्या ही है, 2500 में आपको बैच मिल रही है। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग थिंग दैट यू टू अंडरस्टैंड। काफी सस्ते में आपको बैच मिल रही है। इसमें भी आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा बाय द स्क्रैच, बाय द डीप तरीके से। तो ये भी आप आना भूलना मत। ओके, नेक्स्ट न्यू बैच आपके लिए आ रही है, 2 ईयर कोर्स फॉर क्लास 11th एंड 12th के लिए। पहली बार ना हम यहाँ पे आ रहे हैं एकदम डिटेल तरीके से। तो न्यू का जो है 2 साल का यहाँ पे कोर्स रहेगा, यानी 2 साल के लिए आपको मिलेगा 5499 के लिए। देन 2 साल का और एक इन्फिनिटी कोर्स है, देन इन्फिनिटी प्लस ये कोर्स है। तो इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, तो इसका लाभ जरूर उठाना। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात आपको बता दूं कि ये है इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट आईवी सैट आपके लिए यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको लगता है कि भाई बैचेस का प्राइस बहुत ज्यादा है, 2500 भी बहुत ज्यादा है सर, 3000 भी बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए नॉलेज है, अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपके लिए स्कॉलरशिप है। तो अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अप टू स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, मतलब उसका डिस्काउंट आपको मिलेगा। सो आई वांट ऑल ऑफ यू, इसे जरूर एनरोल कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक लगी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेस्ट एंड उस टेस्ट को दे दो। उसमें अच्छा स्कोर आता है, आपको मिलेंगे सरप्राइजेस, तो भूलना नहीं है। तो बात करते हैं अब इस इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने से पहले आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप ना थोड़ा ध्यान दे दो कि आपके सामने नोटबुक होनी चाहिए। आई वांट ऑल ऑफ यू सिट विद द टेक्स्ट बुक एज वेल, सो दैट ना 4 ही चीजें काफी क्लियर हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 बज चुके हैं एंड टाइम पढ़ाई का शुरू हो चुका है ना। तो चलिए, तो ये सब कुछ हम चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हिस्टोग्राफी है क्या, हिस्टोग्राफी में क्या क्या चीजें होती है वो हमने देखा। लिखी कैसे जाती है हिस्ट्री, ये भी हमने लास्ट वाले सेशन में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हिस्ट्री लिखना जो है एंशिएंट पीरियड से स्टार्ट हुआ, फिर उसमें नए नए और तरीके आने लग गए, मॉडर्न हिस्टोग्राफी उसमें आने लग गई, है कि नहीं। फिर उसके बाद एविडेंस को लेके उसका वेरिफिकेशन करना, उसको बार बार चेक करना, ये सारी बातें पे होने लग गई। एंड उसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या कहा कि हिस्ट्री लिखने का एक नया जो तरीका है इन लोगों ने हमें बताया। जैसे हम बात कर रहे हैं हेगेल की बात करेंगे, रांके की बात करते हैं, वोल्टेयर है, कार्ल मार्क्स है ना, हाँ, रेने देकार्त है। तो इन सारे लोगों ने कुछ ना कुछ बातें कही कि किस तरीके से हमें हिस्ट्री को लिखना है। जब भी हम कोई इवेंट लिखते हैं तो उसको लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, ऑल दोस थिंग्स वी नीड टू चेक अगेन एंड अगेन। उसके बाद माइकल फुको के बारे में बात हमने यहाँ पे करी, सिमोदी बोवा के बारे में बातें हमने करी, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में बातें करी। तो काफी सारी चीज है, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आते हैं जो एक्सरसाइज में काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो हर किसी चैप्टर में, हर किसी सब्जेक्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं।
तो वो बिल्कुल मिस नहीं करने, ये बात दिमाग में बिल्कुल ढान लो। ओके, वो बिल्कुल मिस नहीं करने। एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्या कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे क्या कीवर्ड्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस जर्नी को। जर्नी जो है कि हिस्ट्री लिखते समय कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉर्मेट करना होता है कि कहां से वो चीजें आई हैं, क्या लोगों ने किया होगा। उसके बाद ना एक क्रिटिकल सोर्स कटने की, भाई जो भी तुम्हारे पास सोर्स मिला है, कोई पत्थर हो, कोई कपड़ा हो, तो ये सारी चीजें उसकी स्क्रूटनी करनी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद ना हिस्ट्री जो है ना वो लिखी कब गई थी पहले, कुछ रिसोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम सुमेर सिविलाइजेशन की बात यहाँ पे करते हैं, तो सुमेर सिविलाइजेशंस में जो कि मेसोपोटामिया था, रिसेंटली इराक में है, तो वहां पे किस तरह से हिस्ट्री को लिखा जा था, ये बातें भी हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इन सारी चीजों को, देखते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सबके लिए। तो पहला वाला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। ओके, बिकॉज बोर्ड में, ओके, इन बोर्ड एग्जाम, इन बोर्ड एग्जाम्स मोस्ट क्वेश्चंस comes from दिस सेक्शन। ओके, गेटिंग। चलो आगे चलते हैं। अब देखना ये क्वेश्चन काफी ये सबको बातें पता है। आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि इट मे बी सेड दैट डैश डैश, ओके, डैश डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। ये बात हमने ऑलरेडी कर चुकी है। क्या वोल्टेयर है, रेने देकार्त है, लियोपोल्ड रांके है, या फिर कार्ल मार्क्स है? तो इसका जो सीधा साधा आंसर है सबको बात पता है कि जिसने क्या कहा कि भाई फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, मतलब मॉडर्न हिस्टोग्राफी का मीनिंग होता क्या है कि जिसमें ना आपको सिर्फ ना राजाओं की लड़ाई के बारे में बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ ना वहां पे क्या चीजें हुई, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि राजा के बाद राजा हुआ, लड़ाई हुई, उसने साम्राज्य खड़ा किया, इस राज्य को कैप्चर किया, सिर्फ वही बातें करनी है क्या? नहीं नहीं, यू नीड टॉक अबाउट हियर कि भाई उसके बियॉन्ड भी तो हिस्ट्री है, उसके बियॉन्ड भी तो काफी सारी बातें हैं, वो लिखना है जिससे सोशल ट्रेडिशंस हो। ये बातें करी हैं हमारे वोल्टेयर भाई साहब ने। तो वोल्टेयर भाई साहब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, उनके बारे में बातें बताना चाहिए। वोल्टेयर, ये काफी राइट वाला आंसर है। तो इन्होंने ओपाइन, मतलब इनका ओपिनियन क्या था? इनका ओपिनियन था, ओके, इनका ओपिनियन था कि भाई हमें सोशल ट्रेडिशंस को ध्यान में रखना है, हमें ट्रेड को ध्यान में रखना है, इकोनॉमी को ध्यान में रखना है, एग्रीकल्चर को ध्यान में रखना है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे बात करेंगे सोशल ट्रेडिशन की, अगर बात यहाँ पे करते हैं, ट्रेड की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात यहाँ पे करेंगे, एग्रीकल्चर की बात यहाँ पे करेंगे, ये इक्वली इंपॉर्टेंस है। ओके, अगर हम बात करते हैं जो भी क्रोनोलॉजिकल इवेंट है, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या? क्रोनोलॉजिकल जो इवेंट्स होते हैं ये उनसे एकदम इक्वल है, मतलब घटना के बाद घटना। ओके, एक राजा आया, ओके, एक राजा आया, उसके बाद उसका बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, ये चीजें ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई इनके अलावा भी जो भी सोशल ट्रेडिशन में जो चीजें हो रही है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। सोशल ट्रेडिशन किस तरह से बदल रही है, देन ट्रेड में किस तरह चीजें बदल रही है, ट्रेड किस तरह से बदल रहा है। पहले ट्रेड जो होता था वो बार्टर सिस्टम थी, वस्तु के बिना वस्तु, ओके, वस्तु के एक्सचेंज ऑफ गुड्स। देन इकोनॉमी किस तरह से बदल रही है ना, लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में क्या बदलाव आ रहेगा, नए इक्विपमेंट्स आ रहेगा, नए इन्वेंशन डिस्कवरी हो रही है क्या, तो इसके बारे में भी हिस्ट्री लिखना चाहिए। वो भी इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ राजा के बाद राजा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वो साम्राज्य कैप्चर करना, सिर्फ लड़ाई लड़ना यही इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये जो व्यू पॉइंट है, दिस व्यू पॉइंट एम्फसाइज व्हाट कि अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के जो सारे जो एस्पेक्ट है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को भूलना नहीं। ओके, दिस इज अ कीवर्ड फॉर हिस्ट्री राइटिंग एंड लेड हिम टू बी कॉल्ड मॉडर्न हिस्टोग्राफी, क्योंकि उसने सिर्फ लड़ाइयों के बारे में, इवेंट्स के बारे में बात नहीं करी, उसने कहा कि ह्यूमन की लाइफ किस तरह से इवॉल्व हो रही है, वो भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान में रख लेंगे कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है डैश डैश। ओके, डैश डैश रोड द बुक एंटाइटल आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ओके, तो क्या कार्ल मार्क्स है, माइकल फूको है, लुसियन फेवरे या फिर वोल्टेयर है? तो लॉजिक वाली बात है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जैसे ही सामने आता है तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे जो आंसर इसका आएगा वो आएगा माइकल फूको। माइकल फूको इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन जिसने वोल्टेयर के आगे जाके थोड़ी बात यहाँ पे करी। क्या बातें करी कि उन्होंने कहा कि ये फ्रेंच थे पहले, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, ही वाज अ फ्रेंच, फ्रेंच। इन्होंने कहा आर्कियोलॉजी नॉलेज क्या है कि ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है ना, मतलब इवेंट के बाद इवेंट, एक वाला इवेंट, दूसरे वाला इवेंट, तीसरे वाला इवेंट, ये थोड़ा सा बदलना चाहिए। हिस्टोरिकल इवेंट का जो अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट होता है ना, मतलब अगर 1500 में कुछ हुआ, 1600 में कुछ हुआ, 1700 में कुछ हुआ, तो ये थोड़ा बदलो। एंड ना कुछ जिन्होंने ये कहा कि
ट्रेडिशनल, ये अगेंस्ट द ट्रेडिशनल अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन स्ट्रिक्टर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये हिस्ट्री नहीं है, दिस इज नॉट द हिस्ट्री। एक्चुअली हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है ट्रांजिशन। क्या है? ट्रांजिशन होता है कुछ चीजों में। यू नीड टू स्टडी अबाउट द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? ओके काफी सिंपल बात है, अगर आपको बताऊंगा यहाँ पे देखो। ह्यूमन पहले रहता था कहां पे? जंगल्स में। कहां पे? जंगल्स में। वी वर लिविंग इन द जंगल, है ना, हम जंगल में रहते थे। टांग टुंग टांग टुंग टांग टुंग टांग टुंग टांग टुंग टंग 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 टंग, है ना, हम पहले जंगल में रहा करते थे। जंगल से हम भाई धीरे से चले गए भाई कहां पे? केव में रहने चले गए, क्योंकि हमें चाहिए थी सिक्योरिटी, है ना, हम जंगली लोगों से बचना थे। ओके ये शेर है, ओके है कि नहीं? ओके ये शेर है। ये शेर है, शेर आपको खाएगा, है ना, शेर आपको खा सकता है। तो ये शेर है, क्या ये शेर? इज अ लायन। हाँ, तो लायन आपको खा सकता है, चीता को खा सकता है, तो इसलिए आपको केव में जाना पड़ा, क्योंकि फॉर योर सिक्योरिटी, है ना, फॉर योर सिक्योरिटी, ये आपको वहां पे जाना पड़ा, है ना। उसके बाद जो चीजें वहां पे क्या आई? ओके आपको यहाँ पे क्या करना था? आपको यहाँ पे, अब केव से आप निकले तो केव में कब तक रहेंगे? क्योंकि भाई फूड का भी इशू है, आपको फूड भी तो खाना है। तो फूड को खाने के लिए आपको ना भाई थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, जहां पे वाटर अवेलेबल है। तो वाटर कहां पे अवेलेबल है? रिवर। ओके रिवर के नजदीक आपको मिलेंगे क्या? फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड वाटर आपको मिलेगा, है ना। तो इसलिए रिवर काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हुई। तो धीरे धीरे व्हाट हैपन, केव से जब हम निकले, केव में काफी एक अनोखी बात यहाँ पे हुई कि यहीं पे हमने कहीं ना कहीं स्टार्ट किया एग्रीकल्चर। हमें पता चला कि अपना खाना हम खुद पे क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, ओके बिकॉज ऑफ व्हाट हैपन, हम केव के नजदीक रहने लग गए, तो हमने बनाया भाई घर, हमने स्टार्ट करी एग्रीकल्चर, फिर भाई वहां पे बना थोड़ा सा छोटा विलेज, विलेज के बाद बना वहां पे सिटी, और सिटी के बाद बना वहां पे सिविलाइजेशन। टिंग टिंग टिंग, हाउस के एग्री, एग्री से विलेज, विलेज से सिटी, सिटी से सिविलाइजेशन, ये इस तरह से बनी। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फुको यहां भाई साहब ये कहते हैं कि भाई ये जो ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांजिशन है ना, यहां से निकल के यहां तक के जो ट्रांजिशन है, इसको आपको पढ़ना है। ओके इसको आपको जानना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो यहाँ पे बातें यहाँ पे करते हैं। सो ये ट्रेडिशन को आपको समझना है, ये ट्रांजिशन को आपको समझना है, ट्रांजिशन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके ये आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में बातें यहाँ पे करते हैं। चलो आगे चलते। आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर। रॉन्ग पेयर को आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट पेयर को नहीं। ओके तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हिस्टोरियंस है, हिस्टोरियन एंड उनके बुक्स, ओके इसकी लिस्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दी थी, शायद आपको याद होगा। और जो भी सेशन मैं यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूं, उसके सारे जो नोट्स आपको वेदांत के ऐप के ऊपर मिलेंगे। तो जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हेगेल की बात करेंगे, तो हेगेल का भाई कौन सी बुक है ना। तो बात करेंगे रांकी कौन सी बुक है। ओके रांकी की बुक यहाँ पे कौन सी है? देन हेरोडोटस, देन मार्क्स। तो इनकी बुक्स यहाँ पे कौन सी है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक है यहाँ पे? तो वो आपको एक लिस्ट बनानी है। ओके वो लिस्ट बनानी है, एंड लिस्ट बनाने के साथ ही उसे बार बार रिवाइज करना है। ओके ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं। इसका रॉन्ग ऑप्शन है कि कार्ल मार्क्स ने डिस्कवर मेथड नहीं लिखी, उनकी जो बुक है वो थी दास कैपिटल। ये बार बार करना है। ओके क्योंकि ये वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफी बार आते हैं। अब देखो ये है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको आते हैं भाई 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। मैंने काफी बार बताया है कि 2 मार्क्स के लिए अगर आपको लिखना है, तो यू नीड टू राइट 40 to 60 वर्ड्स आपके साथ चाहिए आपको, एंड 4 to 6 पॉइंट्स आपको मिनिमम लिखने ही लिखना है। ओके ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास उतने पॉइंट्स रेडी होने चाहिए, आपके पास उतने वर्ड्स रेडी होने चाहिए, ताकि ना आपको यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स मिले। अब डायलेक्टिक्स वाला जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसके बारे में एक पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, जो कि कौन से कलर में? येलो कलर में, है कि नहीं? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो डायलेक्टिक्स है, अगर हम डायलेक्टिक्स की बात अगर यहाँ पे करें काफी सिंपल तरीके से, पेज नंबर 4 पे दिया है डायलेक्टिक्स। यहाँ पे कहाँ पे? ये रहा डायलेक्टिक्स, है कि नहीं? ये डायलेक्टिक्स यहाँ से शुरू होता है। तो डायलेक्टिक्स कौन करता है? डायलेक्टिक्स के बारे में बातें किसने करी? डायलेक्टिक्स मतलब 2 लेक्टिक्स, 2 संवाद, 2 बातें, 2 विचार। ओके 2
तो डायरेक्टिक्स के बारे में अगर लिखना है तो आपको 4 to 6 पॉइंट चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिए। ओके, तो क्या है, पहले आपको लिखना है इंट्रो। ओके, आपको यहाँ पे लिखना है भाई इंट्रो, इंट्रोडक्शन। ये डायलेक्टिक्स है क्या, किसने करा? डायलेक्टिक्स ये क्या है, एक इस तरह की मेथड है जो एनालाइज करती है, एनालिसिस, ये एनालिसिस है, किसी भी बात का, किसी भी चीज का एनालिसिस है, जो कि प्रपोज किया गया था जर्मन फिलोसोफर विल्हेम हेगेल। ओके, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल, इसने प्रपोज किया था। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो अकॉर्डिंग टू हेगेल, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट, तो अगर आपको किसी भी इवेंट का ना मीनिंग आपको अगर ग्रास्प करना है तो आपको क्या ध्यान में रखनी है? ओके, इफ यू वांट टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट, को बात ध्यान में क्या रखनी है? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ग्रास्पिंग मतलब, ग्रास्पिंग मतलब क्या? ग्रास्पिंग का मीनिंग होता है कि भाई अंडरस्टैंड कर लेना, समझना उस पर्टिकुलर बात को। ओके, तो ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट्स। कोई भी इवेंट हो, अशोका ने कलिंगा के ऊपर अटैक किया, क्या वो सही था या गलत था? ओके, राइट और रॉन्ग। हम अगर बात यहाँ पे करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस वाले जो है काफी मॉडर्न थे, क्या ये बात सच है या झूठ है? तो हमेशा ट्रू और फॉल्स या गुड और बैड में चीजें लिखी जाती है, उसको समझा जाता है, तो हमारा दिमाग है ना उसे अच्छी तरह से एनालाइज कर पाता है, डिटेल में समझ पाता है। तो ये वाला एक पॉइंट आपको लिखना है, एंड विच एवर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको उसे अंडरलाइन करना है जब भी एग्जामिनेशन की बात आती है, आंसर लिखने की बात आती है। ओके, मैं बार बार हर सेशन में बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में वो चीज सारी क्लियर हो जाए। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द आइडिया, कौन सी आइडिया है? दैट ह्यूमन माइंड जो है, ह्यूमन माइंड जो है ना, ह्यूमन माइंड कैनॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर अबाउट ओके ऑफ एन इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स अपोजिट। इसके अपोजिट को समझे बिना हम दूसरी बाजू समझ ही नहीं पाते। इसलिए कोई अगर आपको कह रहा है कि भाई सोना कितना सोना है, लेकिन भाई चांदी के रिटर्न्स अगर आप देखोगे पिछले सालों में वो काफी बढ़िया रहे हैं। So if some person has invested in the silver, he has earned a lot of money in the last 5 to 10 years as compared to the gold. लेकिन भाई चांदी कितना चांदी है नहीं कहा जाता, सोना कितना सोना है। चांदी जैसा तन कोई नहीं कहता, चांदी जैसा मन कोई नहीं कहता। चांदी तो भाई ठीक है, आराम से। यही तो चीज है, समझना है क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है। ओके, तो ह्यूमन माइंड डायरेक्ट अपोजिट अगर हम नहीं बताते तब तक उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता। तो ये हमें अगर अरेंज करना है, अगर हमें समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले होता है थेसिस। पहले मैंने कहा भाई सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थ्योरी दैट इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग। सोना काफी इंपॉर्टेंट है, सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। ओके, गोल्ड ने इतने रिटर्न्स दिए नहीं है, तो थेसिस, तो देन अनदर थ्योरी इज प्रपोज्ड व्हिच कॉन्ट्रैक्ट टू द थेसिस। नहीं भाई, चांदी देखना, चांदी ने कितने रिटर्न्स दिए, सिल्वर हैज गिवन अ लॉट ऑफ रिटर्न इन द लास्ट फ्यू इयर्स। ओके, सीधे क्या ठीक है मियां, लेकिन अगर आप सिर्फ 5 साल की बात कर रहे हो, सोचो 10 साल की, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या है? सिल्वर ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल, इसकी उसकी प्राइस कम है। गोल्ड कम क्वांटिटी में, इसकी प्राइस उससे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली गोल्ड विल गिव यू द लॉट ऑफ अमाउंट। ओके, सो थ्रू लॉजिकल अगर हम डिस्कशंस की बात अगर यहाँ पे करेंगे, बोथ पहला पॉइंट रखा ट्रू वाला, दूसरा पॉइंट रखा फॉल्स वाला, पहला पॉइंट रखा राइट वाला, दूसरा पॉइंट रखा रॉन्ग वाला, उससे हम कंक्लूड करते हैं दोनों का जिस्ट, दोनों की समरी, एंड एक थीसिस हम प्रपोज करते हैं, उसे कहते हैं सिंथेसिस। ओके, इस थेसिस एंड एंटीथेसिस, इन दोनों का जो जिस्ट होता है, उस जिस्ट को हम कहते हैं मेरे भाई सिंथेसिस। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको पॉइंट लिखना है, इस तरीके से आपको अंडरलाइन भी करना है। ओके, जो मैंने अंडरलाइन किया वही आपको अंडरलाइन करना है। एनुअल स्कूल्स, एनुअल स्कूल्स क्या है? चलो एनुअल स्कूल्स कहां पे दिया गया है? एनुअल स्कूल्स काफी सिंपल है। ओके, जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो बातें बताई गई है एनुअल स्कूल के बारे में, ये यहाँ पे फूको आजूबा के नजदीक। ओके, हियर इज एनुअल स्कूल। ओके, ये रहा एनुअल स्कूल। अब एनुअल स्कूल की बात अगर करनी है तो उसमें क्या चीज है, देखो काफी सिंपल है। एनुअल स्कूल्स क्या कहता है? ओके, एनुअल स्कूल्स ये जो है एक न्यू स्कूल ऑफ एक थॉट है जो फ्रांस में आया है, इसे अंडरलाइन करो। न्यू स्कूल ऑफ थॉट, अंडरलाइन फ्रेंच एंड अंडरलाइन द 20th सेंचुरी। ये स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन, इसे भी अंडरलाइन करो। न्यू डायरेक्शन ये भी है। अब बिफोर द एनुअल स्कूल क्या कि हम ऑफन फोकस्ड ओनली ऑन पॉलिटिकल इवेंट्स। हमने पॉलिटिकल इवेंट में फोकस किया, हमने किंग के ऊपर फोकस किया, हमने पॉलिटिक्स के ऊपर, डिप्लोमेसी एंड वॉर्स के ऊपर फोकस किया। लेकिन एनुअल स्कूल ये कहता है, आपको ये पता नहीं कि पहले एनुअल स्कूल के पहले हिस्ट्री कैसे लिखी जाती थी, एंड एनुअल स्कूल बता रहा है कि अब हिस्ट्री कैसे लिखनी चाहिए। तो एनुअल स्कूल क्या कह रहा है? एनुअल स्कूल वाइडन द स्कोप ऑफ द हिस्ट्री, रिकॉग्नाइजिंग दैट हिस्टोरिकल स्टडी शुड आल्सो इंक्लूड व्हाट? हिस्टोरिकल स्टडी में क्लाइमेट किस तरह का है, क्लाइमेट किस तरह का है, लोकल पीपल किस तरह के हैं, ओके, हाँ, एग्रीकल्चर किस तरह का है, ट्रेड किस तरह का है, टेक्नोलॉजी किस तरह की है, ओके,
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह का हो रहा है, सोशल डिविजन्स क्या है, उनकी कलेक्टिव साइकोलॉजी क्या है, ये सब कुछ हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ये सब कुछ हमें समझना पड़ेगा। इसके बारे में ध्यान रखेंगे तभी जाके आपको समझेगा कि राजा ने क्यों वो निर्णय लिया था, राजा ने दूसरी जन पे अटैक क्यों नहीं किया, मतलब रेगिस्तान को क्यों ना वहां पे अटैक क्यों नहीं किया, वाई हैज अटैक ऑन दिल्ली। ओके, मतलब जो जहां पे भी ज्यादा पैसे है, जहां पे भी ज्यादा हरियाली है, व्हाई दैट पर्टिकुलर किंग हैज अटैक दैट पर्टिकुलर रीजन। ये बातें भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको समझना मैटर करता है, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली बात एनल स्कूल्स ने यहाँ पे कही, तो इसे अंडरलाइन जरूर कर लेना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द रीजंस, ये आपको आता है 2 मार्क्स के लिए, फिर से एक बार। ओके, 2 मार्क्स के लिए 4 to 6 पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। ओके, 40 to 60 वर्ड्स आपको इसमें लिखने हैं। ओके, तो हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्रिवन टू फोकस इन द डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ, है ना। तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या करता है, was driven to focus in the depth of various aspects of women's life। ये क्यों? क्योंकि फोकस राइज हुआ जैसे ही फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफर्स यहाँ पे आगे आए, उन्होंने हिस्ट्री लिखना शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि हमें रिस्ट्रक्चर करना है हिस्ट्री लिखने का तरीका, और हमें रिस्ट्रक्चर करना है कि हिस्ट्री वुमेन के पर्सपेक्टिव से लिखी जाए। वुमेन क्या कहती है, वुमेन की लाइफ के बारे में, वुमेन का कंट्रीब्यूशन क्या सोसाइटी में है, क्या वो सिर्फ घर में चूल्हा खाना बनाना और बच्चों को संभालना इतना काम है? भाई अगर वो काम काफी इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस पर्टिकुलर वर्क, देन भाई आदमी या फिर मेल बाहर जाके काम नहीं कर सकता। इसलिए इसे इंपॉर्टेंस देना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे रिस्ट्रक्चर करना कि वुमन का दिमाग किस तरह से है, वो सोचता किस तरीके से है। ओके, then the writings of Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamentals of the feminism, है ना। and this approach हमें, ये सिमोन डी बोवर का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन आपको करना है, इसको लिखना ही लिखना है। एक फंडामेंटल दिया, ये अप्रोच ये करता है कि वुमेन की हिस्ट्री को इंक्लूड करना है। ओके, क्योंकि अभी ना हमें रीथिंकिंग वाला वर्ड काफी इंपॉर्टेंट, रीथिंक करना है मेल डाउन द पर्सपेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री। तो इसमें क्या चीजें ऐड करनी है, हमें ऐड करनी है कि जो भी अनएक्नॉलेज्ड, ओके, अनएक्नॉलेज एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ, मतलब अभी तक वुमेन्स के लाइफ के बारे में जो अनएक्नॉलेज है, इसे एक्नॉलेज नहीं किया गया है, उन सारी चीजों को हमें एक्नॉलेज करना है। मतलब उनका उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उनका रोल इन ट्रेड के बारे में, उनका इंस्टीट्यूशन के बारे में, है ना, एंड फैमिली लाइफ के बारे में, ये इन चीजों में वुमेन ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करा है, उनका क्या रोल रहा है, इसको लिखना पड़ेगा। नहीं तो हम सिर्फ राजाओं के बारे में लिखते हैं, रानियों ने जो घर संभाला उसके बारे में नहीं लिखा जाता। बाजीराव के बारे में, पेशवा बाजीराव के बारे में पता है, लेकिन काशीबाई के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं कि हाउ शी हैज हैंडल्ड जब वो राजा, ओके, मतलब पेशवा बाजीराव जो है वो लड़ाई के लिए जाते थे, तो किस तरह से काशीबाई घर संभालती थी, किस तरह से शनिवारवाड़ा या फिर पुणे की जो जहांगीर है वो संभालती थी, ये नहीं पता। चलो वो छोड़ दे, मैं तो बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बारे में काफी वाहवाही कहा जाती है, लेकिन उनके वाइफ्स के बारे में कभी ज्यादा डिटेल में आपको बातें नहीं मिली है। सारी उनकी वाइफ्स ने, मतलब उनकी रानियों ने काफी बढ़िया काम किया है, काफी अच्छी तरीके से रायगढ़ हो या फिर एरिया को संभाला है, जब भी शिवाजी महाराज बाहर कभी जाते थे। तो उनके पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री कब लिखोगे, उनका पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो फर्दर मोर हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 थोड़ी थोड़ी धीरे बदली, एंड फिर इंडिपेंडेंट क्लास जो है वुमन को यहाँ पे लिखा जाने लगा कि इस वुमन के बारे में लिखना भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला अंडरलाइन आपको करना है। ओके, नेक्स्ट, फुको कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। फुको ने खुद के मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्यों कहा, क्योंकि देखो काफी सिंपल वाली ये बात है, क्योंकि एक यूनिक अप्रोच था हिस्ट्री को कैसे हम देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब हम ना हिस्टोरिकल इवेंट को सिर्फ अरेंज कर रहे हैं वन बाय वन, है कि नहीं, जैसे घटा हो। ओके, तो यहाँ पे ना हम जैसे स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जैसे घटनाएं घट रही है वैसे हम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई ये सही इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। क्या आपको ऐसे लिखना है, घटना के बाद घटना नहीं भाई, वो ट्रांजिशन के बारे में बात करनी है। देखो, इट ड्यू अटेंशन द फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ बट रादर देन एग्जेम्प्ट, ओके, रादर देन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन। तो हिस्टोरिकल ट्रूथ क्या है, हिस्टोरिकल ट्रूथ मतलब कोई घटना घटी, राजा का राजा को पुत्र प्राप्त हुई, तो वो एक घटना है। राजा ने एक अलग राज्य के ऊपर अटैक किया, वो घटना, आप सिर्फ घटना को देख रहे हो, लेकिन व्हाई ही नीड टू अटैक ऑन द कलिंगा, अशोका को कलिंगा के ऊपर अटैक क्यों करना पड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को दक्कन में, महाराष्ट्र में खुद का स्वराज क्यों स्थापन करना पड़ा, ये ट्रांजिशन को समझना काफी इंपॉर्टेंट है।
क्या निजाम शाही थी, क्या आदिल शाही थी, क्या गोलकोंडा की मतलब कुतुब शाही थी। तो इन इन सब के बारे में कब बातें करेंगे, ओके। मुगल के बारे में कब बातें करेंगे। वहां ऑल ऑफ दिस ना दे हैव फोर्स्ड शिवाजी महाराज या शाहजी महाराज जो जिजामाता की बात करेंगे, उनको फोर्स किया कि खुद ना खुद का अस्तित्व होना काफी इंपॉर्टेंट है। दे स्ट्रगल अ लॉट। तो यही जो सारी चीजें हमें यहाँ पे समझनी है, ओके। जानना है कि ये ट्रांजिशन, ये एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड होना चाहिए व्हाइल हिस्ट्री राइटिंग, ओके। सिर्फ क्रोनोलॉजी से चीजें समझ में नहीं आएंगी कि असल में उन्होंने वो डिसीजन क्यों लिया, वो इवेंट क्यों हुआ, गौतम बुद्धा ने घर क्यों छोड़ा, गौतम बुद्धा ने घर छोड़ा, राजमहल छोड़ा, उसके पीछे की ट्रांजिशन क्या थी, ये बात माइकल फूको कर रहे कि वो समझिएगा उन्हें वो कदम उठाना क्यों पड़ा, what was the reason, what was transition. तो फूको applied his method to subject historians had previously unacknowledged, मतलब previous historians ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया, ओके। सच एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइंस ऑफ मेडिसिन है, प्रिजन एडमिशन है, इन सारी चीजों के बारे में कभी लिखा ही नहीं गया क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट बनी मानी नहीं गई। क्या माना गया, राजा माना गया, राजा का बेटा राजा माना गया, लेकिन बाकी चीजों को माना नहीं गया। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है जो हमें यहाँ पे समझनी है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दें, कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसने आपको ना फ्लो चार्ट दिया था, ओके। मतलब नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप जो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 है, तो ये आपको लिखना है। आपको ना एग्जामिनेशन में आते हैं 4 ब्लॉक्स अगर आपको आएंगे, 4 ब्लैंक्स आपको आएंगे, ओके। उन ब्लैंक्स में आपको 4 नेम्स लिखने, वॉट एवर रहेगा वो मे बी नेम रहेंगे, प्लेस का नेम रहेगा, पर्सन का नेम रहेगा, डेट रहेगी, या फिर डेट तो स्पेसिफिकली इस साल तो आपको ध्यान में रखनी है नहीं, ज्यादा काफी कम ही है, मतलब 5 to 10% ही, ज्यादा है नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट वाली ये बात है कि नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द पर्सन, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस ईयर, मतलब हर ईयर, ओके। 9th में तो ठीक है। तो यहाँ पे सबके नाम को लिखने, रेने देकार्त है, वोल्टेयर है, हेगेल है, रांके है, मार्क्स है, फूको है, हेरोडोटस है, ओके। ये सारे स्कॉलर्स है। नेक्स्ट बात करेंगे क्लास स्ट्रगल की थ्योरी। अब ये क्वेश्चन जो आता है, ये आता है मार्क्स कितना है, 3 मार्क्स है। वर्ड्स कितने लिखने चाहिए, ओके, 60 to 80, ओके। पॉइंट्स कितने आने चाहिए, ऑलवेज आपका आंसर पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए, ओके। 6 to 8 पॉइंट्स, ओके। तो ये बात ध्यान में रखना, ऑलवेज योर आंसर बी इन द पॉइंट फॉर्मेट, आपके आंसर पॉइंट फॉर्मेट में चाहिए। एंड जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, अब क्लास स्ट्रगल ये कॉन्सेप्ट है, तो क्लास स्ट्रगल के इस कॉन्सेप्ट में कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं, चलो आपने पॉइंट्स लिखे, लेकिन उस पॉइंट में कौन कौन से कीवर्ड्स है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं, ओके। क्या है, तो पहले आपको इंट्रो लिखना है, इंट्रो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इंट्रो आपको लिखना है, ओके। इंट्रो का एक अलग से पॉइंट होता है। कार्ल मार्क्स फॉर्मुलेटेड न्यू स्कूल ऑफ थॉट लेटर इन द, वो कब आया, तो वो आया 19th सेंचुरी में, ओके। दैट बेस्ड ऑन द क्लास थ्योरी, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस क्या होते हैं वो आते हैं और स्ट्रगल करते हैं, उसके बारे में क्लास थ्योरी आपको पॉइंट लिखना है। तो क्लास थ्योरी को आपने अंडरलाइन किया, 19th सेंचुरी आपने अंडरलाइन किया, भाई एग्जामिनर को समझ में आया कि तुम कैसे आंसर लिख रहे हो, क्या बात है, एग्जामिनर खुश, हाँ लाइफ जिंगा लगा, क्या पेपर आया है। अब देखो तो फोकस ऑन ये क्या है, उनके जो मेन प्रिंसिपल्स है वो क्या रहे हैं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, ओके। देखो क्या प्रिंसिपल है, फोकस ऑन लिविंग पीपल, शेपिंग ह्यूमन रिलेशनशिप, इनइक्वालिटी एंड डिविजन्स एंड क्लास स्ट्रगल। ये 4 पॉइंट आपने अंडरलाइन करके लिखे ना मेन में, तो भाई आपको 3 में से 3 मार्क 100% मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको मार्क्स मिलने से। कार्ल मार्क्स के ये सारे पॉइंट्स लिखो तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ओके। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को अंडरलाइन कीजिएगा, ये अबाउट द लिविंग पीपल को अंडरलाइन कीजिएगा, ये सारे कीवर्ड्स है, ये जीते जागते इंसानों के बारे में है, ओके। नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेशंस आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड, ओके। फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल एंड द ओनरशिप, ये मतलब हमारी जरूरत क्या है और जो जरूरत है उसकी ओनरशिप किसके पास है। समझो मुझे जरूरत है भाई कपड़े की, टेक्सटाइल की, कॉटन की, तो वो कॉटन प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसके पास है, मतलब इसकी ओनरशिप किसके पास है, वो कौन प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो डिसाइड करेगी मुझे कपड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये है। तो मेरी नीड और मेरी नीड को फुलफिल करने वाले लोग, इनके बीच में जब इनइक्वालिटी आती है, मतलब स्ट्रगल चलता है, तो फिर हम बात करेंगे ये संघर्ष होता ही होता है। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी क्यों है, ओके। इनइक्वालिटी यहां पे है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मींस ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट स्टेटस, तो होता क्या है ना, सोसाइटी में काफी स्टाटा, स्टाटा मतलब क्या कि काफी लेयर्स है। समझो एक काफी गरीब है और जो काफी लेबर के काम कर रहा है, फिर उससे थोड़ा ये है कि वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, फिर फैक्ट्री में थोड़ा मैनेजर पोस्ट पे, फिर मैनेजर के बाद ना ओनर है, तो ये ना डिफरेंट 3 से 4 स्टाटा यहाँ पे है, ये है लेयर्स है।
तो दिस इनइक्वालिटी कॉजेस अ डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू द क्लासेस। तो क्लास स्ट्रगल क्या है? दिस क्लास डिवीजन इनएविटेबली लीड्स टू क्लास स्ट्रगल। तो क्लास डिवीजन क्या करती है? क्लास डिवीजन जो है 1 2 3 4, अगर नीचे वाले को ना इनइक्वालिटी मिली, उसे मतलब ना उसे सारी चीजें नहीं मिलती है तो वो खुश नहीं रहेगा ऊपर वाले क्लास के साथ। ऊपर वाला क्लास ऊपर से खुश नहीं, तो वो खुश नहीं रहेंगे। तो ये डिफरेंट क्लासेस में हमेशा होता क्या है? क्लास स्ट्रगल होता है। हैव्स वाले पीपल के पास काफी ज्यादा चीजें आने लग गई तो वो होता है हैव्स, मेरे पास बहुत सारी चीजें, और कुछ जो पीपल उनके पास चीजें नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये जो इनइक्वालिटी जो होती है ना, हैव्स वाले मतलब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ओनरशिप है, सब कुछ प्रोडक्शन है, मेरे पास प्रोडक्शन नहीं है, मेरे पास ओनरशिप नहीं है, और मैं डिसाइड भी नहीं कर सकता कि मेरे पास कपड़े होंगे या नहीं होंगे। तो इन दोनों में फिर एक लेवल के बाद होता है झगड़ा। ओके, ढिड़क्यां। ये बातों को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक्सप्लोइटेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद होता है उनका एक्सप्लोइटेशन, ये वाला पॉइंट। ओके, जो मैं आपको मैंने दिया 3 मार्क के लिए। इससे होता क्या है? दैट ओन्स किसके बीच में होता है एक्सप्लोइटेशन? ओके, हाँ, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, इनके साथ होता है एक्सप्लोइटेशन। और यही से शुरुआत होती है क्लास स्ट्रगल की। और ये सारी बातें जो है ना, उन्होंने अपनी जो बुक है दास कैपिटल, जो इसमें लिखी हुई है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरा पैराग्राफ जो आपको जो दिया गया टेक्स्ट बुक में, वही के वही यहाँ पे छापना है, लेकिन इन द पॉइंट फॉर्मेट एंड इन द स्ट्रक्चर वे। आपको बता रहा है कि व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। 3 मार्क्स के लिए, 60 to 80 वर्ड्स के लिए, 6 to 8 पॉइंट्स के लिए आपको ये आंसर लिखना है, तब जाके परफेक्ट मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो क्या है आंसर? तो यहाँ पे मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। तो पहला पॉइंट आपको है कि साइंटिफिक मेथड, ये मेन कैटेगरीज है मॉडर्न हिस्टोग्राफी की। पहला क्या? साइंटिफिक मेथड से हम बातें करते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चन मतलब क्या कि ह्यूमन की एक्टिविटी के बारे में सारी बातें हैं। रिलायबल एविडेंस एंड लॉजिक, मतलब जो एविडेंस होने चाहिए, सोर्स होने चाहिए, दैट शुड बी क्या होने चाहिए? एकदम परफेक्ट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब हवाई हवाई बातें हैं। ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। तो ये सारे जो 4 मेन पॉइंट्स, इन 4 मेन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो डिटेल में। और अब इसके कीवर्ड कौन कौन से हैं? चलो मैं आपको बताऊं इसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। इसके कीवर्ड्स, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, इसे अंडरलाइन कर लेना। एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल, इसको अंडरलाइन करना है। ओके, दिस प्रोसेस बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना। अब एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब क्या? एंथ्रोपोसेंट्रिक में क्या है? एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन सेंटर्ड, ह्यूमन के लाइफ से, ह्यूमन के एक्शन से जुड़ी हुई सारी आपको आंसर पे लिखनी है। द डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज इन द पर्टिकुलर पीरियड, एंड ये रिलेशनशिप आपको बताते हैं। ओके, हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट कोई भी रिलेशनशिप होना चाहिए डिवाइन मतलब ख्याली पुलाव और ह्यूमन की सारी नीड्स, इसके बारे में कभी भी ये बातें नहीं करता। सो आपको ये बातें थोड़ी सी ध्यान में यहाँ पे रखनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, सबको समझ में आ रही सारी बातें? ओके, हाँ, ओके, चलो। नाउ, अब द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। रिलायबल एविडेंस का मैटर करता है, मतलब एविडेंस जो है ना, वो विश्वास रखने लायक होने चाहिए। इफ अगर मैं कोई लेटर आपके पास लेके आ रहा हूं, तो इट शुड बी रिलायबल होने चाहिए, विश्वास रखने लायक। क्योंकि मैंने फिर वो देखा कि वो जो जिस पेपर के ऊपर वो सारी बातें लिखी, वो पेपर के सच में 1500 के 15 सेंचुरी से है। उसका कलर वैसा ही है, उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या उसी तरह के स्क्रिप्ट यूज होती थी, इंक यूज होती थी। ये बातें ना कंफर्म होनी चाहिए, तब जाके ये सारी होगी। ओके, हाँ, चलो। तो ये फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में आपको लिखना है। तो क्या लिखना है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि एस्टेब्लिशिंग फंडामेंटल्स, देन रीथिंकिंग मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव, देन स्कोप ऑफ रिसर्च, देन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। ये चारों पॉइंट्स ना काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट्स आपको दे देंगे भाई 3 मार्क आराम से। लेकिन उसके पहले आपको इंट्रो लिखना है। तो इंट्रो में क्या लिखना है? फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का मीनिंग आपको लिखना है कि रीस्ट्रक्चरिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। ये है आपका इंट्रो। इंट्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर आंसर राइटिंग। जब भी मैं लॉन्ग आंसर की बात करूंगा, आपको पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन इंट्रो शुड बी देयर। इंट्रो ये बताता है एग्जामिनर को कि भाई तुम्हें उस टॉपिक के बारे में बातें पता है। सो इट शुड बी वेरी क्लियर एंड क्लिस्टर एंड क्लियर, ताकि लोगों को पता चले कि भाई तुम्हें कितना, मतलब एग्जामिनर को तुम्हें इंप्रेस करना है। दैट्स इट। ओके, तो पहला है एस्टेब्लिशिंग फंडामेंटल्स। द राइटिंग ऑफ द फ्रेंच स्कॉलर सिमोन द बोवा, ओके, हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द फेमिनिज्म। रीथिंकिंग मेल पर्सपेक्टिव क्या है? इट एम्फसाइज not only the inclusion of women in the history, but also rethinking of the male dominated perspective of history। बातें काफी क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? तो यही तो हमें ध्यान में रखना है।
ये तो बातें समझनी है। ह्यूमन, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, वही वाले सारे पॉइंट्स आप पे लिखने, ज्यादा कुछ इसमें चिंता की बात है नहीं। ओके। अब एक्सप्लेन लियोपोल्ड वॉन रांकेज रिस्पेक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। अब रांके जी क्या कह रहे हैं, तो रांके जी के बारे में आपको पहले बताना है भाई इंट्रो। क्या है इंट्रो? इंट्रो मतलब क्या? इंट्रोडक्शन। हाँ देखो, हाँ तो लियोपोल्ड वॉन रांके, अ स्कॉलर फ्रॉम बर्लिन यूनिवर्सिटी, ओके, ग्रेटली इन्फ्लुएंस 19th सेंचुरी, ओके, हिस्टोग्राफी फोकसिंग ऑन क्रिटिकल रिसर्च मेथड। ये 3 वर्ड को अंडरलाइन कर लिए, एग्जामिनर को बता दिया, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई ये होशियार लड़का है, इसे नोटेबल स्कॉलर्स पता है, इसने वो रीड किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट। अब मैंने आपको यहाँ पे 6 पॉइंट दिया। अब देखो 6 पॉइंट कितनी इंपॉर्टेंट। ओके, पहला पॉइंट क्या है? वो फोकस करता है क्रिटिकल मेथड एम्फेसिस, है कि नहीं? हाँ। दूसरा पॉइंट क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है? थ्रू एग्जामिनेशन करना है सारे डॉक्यूमेंट्स का। रीचिंग हिस्टोरिकल ट्रूथ, ये सारे डॉक्यूमेंट को क्रिटिकली एग्जामाइन करके मुझे यूनिवर्सल मुझे एग्जैक्ट ट्रूथ तक पहुंचना है कि सच एक्चुअली है क्या। बहुत सारे रिसोर्स मुझे देख के चलने हैं, देन आई विल गोइंग टू एस्टेब्लिश कि भाई चलो कुछ करना है। ओके, क्रिटिसिज्म ऑफ इमेजिनेशन, देन पब्लिश्ड वर्क्स, ये आपको लिखना है। तो मतलब इमेजिनेशन करना नहीं है हिस्ट्री में, देयर इज नो चांस ऑफ इमेजिनेशन। मतलब क्या ही है, मतलब ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ, नहीं भाई, ये नहीं मैंने। हिस्ट्री शुड बी रिटर्न solely based on the evidences that you got, and after that you need to critically examine those resources, those sources, those evidences again and again, and then you can write the particular event कि भाई उसमें हुआ क्या। विदाउट एग्जामाइनिंग, विदाउट क्रिटिकली, मतलब क्या, एकदम ना जैसे होते ना दया, सारे सबूत को एकदम जांच परख लो, वैसे जांचना परखना, डिटेल में जाके फिर से वेरीफाई करना, सच में कहना कि भाई या ये शिवाजी महाराज के हाथों द्वारा लिखा गया पत्र है, ये जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक सच मानो ना। ये बात कही गई है रांके भाई साहब ने। ओके, सो ये था सेशन। काफी सारे क्वेश्चंस है, काफी सारी चीजें हैं। आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस इन दिस पर्टिकुलर सेशन, क्योंकि ये दोनों जो 3-4 जो चैप्टर है हिस्ट्री के पहले, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, एंड हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है उसके बारे में है। तो शायद आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सरसाइज के मिल चुके होंगे, एग्जामिनर का अप्रोच समझ में आ चुका होगा, आंसर कैसे लिखने थोड़ा बहुत पता चल चुका होगा। ऐसी सीरीज के साथ हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री के साथ। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद, थैंक यू।